एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था और इस पर जर्मन डिप्लोमेट की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक बयान दिया गया। उनका बयान कुछ इस तरह था कि भारत में जो सिस्टम है वो सब गड़बड़ाया हुआ है और वो कुछ भारत को हिदायत दे रहे थे। उनका कहना यह था कि अरविंद केजरीवाल पे जो केस चल रहा है उसको फेयर रखा जाए और उन पे जातियां ना किया जाए। ये चीज उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया या उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया। अब इस पर भारत का ये कहना है कि जो ये जर्मनी की तरफ से बयान दिया गया है, उनके नेता की तरफ से बयान दिया गया है, ये भारतीय जो सिस्टम है उस पर इंटरफेरेंस है और ये चीज नहीं होना चाहिए। और ये चीज उनके जो जर्मन डिप्लोमेट या आप कह सकते हैं कि जर्मन मिशन जो कि भारत के अंदर है उसके हेड को बुलाकर समन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, भारत की तरफ से। और उनका चेहरा देखने लायक था इस सुबह जब फोटोज निकलकर सामने आई। सही बात है, जब भारत के अंदर कुछ चीजें हो रही हैं, कोई न्याय प्रक्रिया हो रही है और कई नेताओं को, और मैं कहता हूं कि सभी नेताओं को इस तरह की चीजें अपने पीक के समय में दो चार होनी ही पड़ती है। और कोई भी नेता बिना जेल जाए तो नेता बनता नहीं है। तो जो भी है, जो भी नेतागिरी और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई भी देश या किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत की यही प्रक्रिया है और इसी से जो पार पाता है वो नेता बनता है हमारे यहाँ। और इस चीज पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यूएई की एक कंपनी है एज, जिसके द्वारा एक अल तारीक स्मार्ट वेपन बनाया जाता है या आप कह सकते हैं स्मार्ट बम बनाया जाता है, जो कि एक बार हमें तेजस में लगाकर भी दिखाया गया था और एक्सपो के दौरान ये दिखाया गया था। अब एज ग्रुप के जो सीएमडी हैं वो एचएएल के साथ हाथ मिला रहे हैं और अल तारीक को जो एचएएल के तेजस एयरक्राफ्ट है या हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसमें इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ एज ग्रुप के द्वारा भी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ भी हाथ मिलाया जा रहा है और इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें किया जाएगा और इसका निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा। मेन बात यहाँ पर यह है, एज ग्रुप का जो सीएमडी है वो ये चाहते हैं कि भारत में इसका निर्माण हो और भारतीय एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि इस बम को या इस वेपन को एक नया जो बाजार है, भारतीय बाजार, वो मिल पाएगा। और देखते हैं ये बाजार तलाशने का जो प्रोसेस है एज ग्रुप की तरफ से वो कहां तक जाता है और भारत जो वेपन है उसको खरीदता है या केवल एक्सपोर्ट के लिए ही इसका निर्माण भारत के अंदर होता है। ये देखने वाली बात है। बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की तरफ से लॉइटरिंग म्यूनिशन को खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दी गई है। हमारी तरफ से एक ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन को खरीदा जाएगा जो कि कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे आर्मर्ड व्हीकल पर अटैक करने के लिए। और ये कैनिस्टर लॉन्च होना चाहिए, मतलब इसके कैनिस्टर को कहीं भी लगा दिया जाए और उससे लॉन्च किया जा सके। इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे जो मेन बैटल टैंक है, चाहे वो T-72 या T-90 टैंक, वैसे मेनली इसको T-90 टैंक के लिए खरीदा जा रहा है, या हमारा कोई आर्मर्ड फाइटिंग वेपन है जैसे कि BMP-2 या कोई कैरियर मोटार ट्रैक्ड व्हीकल है या कोई रिकॉनेसेंस व्हीकल है, उसमें इसको लगाया जा सके और इसको जब जरूरत हो तब इस्तेमाल किया जा सके या अन्य व्हीकल्स में लगाया जा सके। इस तरह के कैनिस्टर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन को खरीदना है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया है वो 180 कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 45 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी आने वाले हैं और एंटीना सिस्टम के साथ आएंगे। ये 14 इंडोर सिमुलेटर भी आएगा, 14 ट्रेनिंग म्यूनिशन भी होंगे जिसमें कि वॉरहेड नहीं लगा होगा, केवल ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही साथ टेक्निकल लिटरेचर और ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो कोई कंपनी प्रोवाइड कर सकती है वो टेंडर में ये भाग लेने वाली है या भाग ले सकती है। इसकी कुछ और काबिलियत बताई गई है, इसका इस्तेमाल 4500 मीटर की ऊंचाई तक भी हो सके। इसका जो पूरा वेट होना चाहिए वो 25 किलो से नीचे होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो एंड्योरेंस होना चाहिए या हवा में रहने का समय है वो 15 मिनट तक रहे और मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि अपनी जो पूरी रेंज है उसका इस्तेमाल अगर ये करे तब 45 मिनट तक हवा में रह सके। अगर ये अपने पूरे रेंज का इस्तेमाल ना करे तो 60 मिनट तक ये हवा में रह सके। और इसका इस्तेमाल हम लोग रिकॉनेसेंस और कभी कभी अटैक करने के लिए करेंगे। बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में यह लगभग क्लियर हो चुका है कि वो अब किसी एयरक्राफ्ट को नहीं बल्कि यूएस के सेकेंड हैंड 24 F-16 फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। और ये चीज उनकी सोशल मीडिया में डिस्कस भी होने लगी और ये चीज सोशल मीडिया में आने भी लगी है। जहां पहले ये माना जा रहा था कि JF-17 के वहां पर ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस अर्जेंटीना के अंदर बहुत ज्यादा होने लगा है। पर जब से नए प्रेसिडेंट जो कि यूएस बैक प्रेसिडेंट है, पहले जो कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट था उसके बाद ये बन चुका है, तो अब ये क्लियर हो चुका है कि JF-17 को वहां नहीं खरीदा जाएगा। यूएस के F-16 सेकेंड हैंड यूएस के F-16 को खरीदा जाएगा और तेजस का नाम भी वहां पर अब निकल के आ नहीं रहा है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा रूस में हुए
डेडली टेरर अटैक के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उसमें 143 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ 4-5 लोग पकड़े भी गए हैं और इसमें जो 4 गनमैन थे वो पकड़ लिए गए हैं। इसके अलावा 11 की टोटल की अरेस्ट हुई है जो कि सस्पेक्टेड हैं। इस जो टेरर अटैक है उसमें भाग लिया था इन्होंने। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जो कि अभी तक मिल नहीं रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो तजिकिस्तान के हैं और ऐसे लोग हैं जो कि रशिया के अंदर थे, इनको नौकरी नहीं मिल रही थी, इनका जैसा ऑफिशियल बयान है, इनको नौकरी नहीं मिल रही थी और इनको पैसों के लालच में सारे काम कराए गए हैं। और हम जानते हैं कि इस तरह के टेरर अटैक इसी तरह तो हो नहीं जाते हैं कि भाई किसी को नौकरी नहीं मिल रही और किसी को पैसा दे दिया गया। यहाँ पर बहुत सी चीजें निकल कर आ रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि CIA का हाथ भी हो सकता है और इसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ये अटैक किया गया है। साथ ही साथ ISIS की तरफ से भी इसकी जिम्मेदारी ली गई है, पर रशिया ने कह दिया है कि इसमें ISIS का हाथ है नहीं। अब एक और शक की सुई अमेरिका की तरफ जा रही है, CIA की तरफ जा रही है। अमेरिका के स्पोक पर्सन के द्वारा, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन के द्वारा ये कहा गया, अभी एक रिसेंट के बयान में कहा गया है कि 1-1.5 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपने लोगों को ये कह दिया था कि यहाँ पर कोई एक एक्सट्रीमिस्ट अटैक हो सकता है और जो पब्लिक गैदरिंग का जगह है वहां पर ना जाएं या कोई कॉन्सर्ट में ना जाएं। और हुआ भी ऐसा ही, एक पब्लिक गैदरिंग जिसमें कंसर्ट हो रहा था वहां पर यह अटैक हुआ है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि यूएस को इस अटैक के बारे में पहले ही पता चल गया था और रशिया की तरफ से भी ये माना जा रहा है कि यूक्रेन बैक्ड अटैक ये है। और यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका दे रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि ये अटैक में मेरा कोई हाथ है नहीं, जो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है रशिया कह रहा है ये उसने किया नहीं है और जो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है रशिया को उसी पर शक हो रहा है। आपको क्या लगता है ये अटैक किसने करवाया है? रशिया को क्या छेड़ने के लिए अटैक करवाया गया है? क्या जो अभी एक धीमे धीमी सी लड़ाई हो रही है पूरे यूरोप में फैलाने के लिए इसको ये अटैक करवाया गया है? क्या है, कौन करवा सकता है इस अटैक को? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल ये जो अटैक है वो रशिया में 20 सालों के अंदर सबसे बड़ा और सबसे डेडलीस्ट अटैक माना जा रहा है और क्लियर दिख रहा है इसके बाद रशिया चुप नहीं बैठेगा। जिसने भी इस अटैक को अंजाम दिया है या अटैक में भाग लिया है उनको तो पकड़ा ही जाएगा। जिसने अटैक करवाया है उसकी खैर नहीं है और जहां तक ये तार जुड़े होंगे वहां तक रशिया धुआं धुआं तो जरूर करेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।